नमस्कार, न्यूज़ डंका हिंदी में आप सभी का मन से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी हस्ती आई है जिन्होंने 1984-85 से फाइनेंशियल जर्नलिस्ट करके अपना करियर का शुरुआत किया। जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ब्लैक बोर्ड के ऊपर कंपनी का जो कोई रोज का रिजल्ट रहता था, भाव रहता था, वो लिख के बताते थे, तब से वो काम कर रहे हैं। जयेश चितलिया करके। नमस्कार। नमस्कार। मुझे आपको पहला क्वेश्चन ये करना है, क्योंकि अभी तो पूरा इलेक्शन का माहौल है। 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, 1 तारीख को एग्जिट पोल आएगा, तो उसी हिसाब से आप क्या कहना चाहोगे इन्वेस्टरों के? इन्वेस्टर को अभी इन्वेस्टर का जो मोड है यानी कि सेंटिमेंट ऐसा है कि वेट एंड वॉच, और थोड़ा डर भी है कि समझो मोदी सरकार को एक्सपेक्टेड सीट नहीं मिली। मोस्टली मार्केट की एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि सरकार तो मोदी सरकार ही आएगी, मगर विजडम क्या है? हाँ, मगर सीट समझो कम मिली तो थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। थोड़ा बोलते हैं ना कि भाई कंसर्न हो सकता है कि कम सीट होगी एक्सपेक्टेड से तो रिफॉर्म प्रोसेस स्लो हो जाएगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस अगर स्लो होती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो होता है, डिसीजन स्लो हो जाते हैं। उसकी वजह से मार्केट को थोड़ा सेटबैक मिल सकता है। मगर इसके सामने उम्मीद भी ऐसी है कि भाई मोदी सरकार को अच्छी बहुमति मिलेगी, और अगर ये अच्छी बहुमति मिली, जो धारणा के रखी है कि इस बार मोदी सरकार 400 के पार, ऐसा कुछ हो गया, अब मेजॉरिटी सीट मिल गई और गवर्नमेंट पावरफुल बन के आई फिर से, तो मार्केट की जो बोल सकते हैं कि स्काई विल नॉट बी ए लिमिट। अच्छा। इतना मार्केट अच्छा चलेगा। मगर इमीडिएट रिएक्शन में अभी लोगों को थोड़ा डर और थोड़ा एक्साइटमेंट दोनों है, तो ऐसे टाइम में लोगों को थोड़ा संभल के चलना चाहिए। आज देखिए तो आज मार्केट बुधवार है और मार्केट थोड़ा सुबह से डाउन है, क्योंकि ग्लोबल इंडिकेशन मार्केट के जो है, यूएस मार्केट के, और जो भी इंडिकेशन है वो थोड़े नेगेटिव है। दूसरा, लोगों में थोड़ी सी चिंता है अबाउट रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। तो ये मिक्स ट्रेंड में मार्केट में थोड़ा डाउन है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2-4 दिन पहले ही 76,000 पहुंच गया था सेंसेक्स, और निफ्टी पहुंच गया था 23,000 के ऊपर। तो इट वाज ए गुड हाइट ऑफ द इंडेक्स। तो नेचुरली है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी होगा और उसकी वजह से करेक्शन भी आएगा। तो देर आर लॉट ऑफ रीजन फॉर इट। मगर इन्वेस्टर को मेरा कहना ये है कि आप कोई जल्दबाजी न करें, कोई भी इमोशनल में आके डिसीजन न ले ले, बराबर है। आप सोच समझ के लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। मोदी सरकार कैसी मेजॉरिटी लेके आती है, कम लेके आती है, वॉटेवर, मगर आपका डिसीजन अगर सही रहेगा, जैसे कि स्टॉक्स आप जो सिलेक्ट करते हैं वो स्टॉक सिलेक्ट सही तरीके से करेगी। सही तरीका मीन्स ऐसा है कि ऐसा स्टॉक लेना जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसका ग्रोथ स्ट्रांग है। तो ऐसी कंपनी में आपका भाव एक बार घट भी गया तो भी नुकसान नहीं होगा अगर आप उसको होल्ड करके रखते हैं। अच्छा, पैनिक नहीं होना चाहिए। ये सिचुएशन है। तो थोड़ा ये अभी 4-5 दिन का सवाल है, तो मार्केट थोड़ा 2-3 दिन है ऐसे। तो आज बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 2 दिन मार्केट है, फिर एक सोमवार को मार्केट है। तो थोड़ा वॉलेटिलिटी भी मार्केट में इसकी वजह से हो सकती है। तो ये आपका सुझाव है। जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर रहते हैं उनको क्या आपका सुझाव रहेगा? मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना करना चाहिए? लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मतलब आपके लैंग्वेज में, मार्केट के लैंग्वेज में लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं? देखो, मार्केट की लैंग्वेज में लॉन्ग टर्म यानी कम से कम आप 5 साल, 7 साल या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो और उसको होल्ड रखते हो, दैट इज ए रियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, राइट? अगर आप 1 साल के लिए कर रहे हो देन यू आर ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, एक्चुअल इन्वेस्टर कम है, ट्रेडर ज़्यादा है। ओके। हाँ, क्यों? क्योंकि वो एक साल का ही रिस्क ले रहा है। 1 साल में मार्केट में जो शेयर वो पसंद कर रहा है वो डबल भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट इज ए सच ए अनप्रिडिक्टेबल प्लेस, तो वहाँ पे मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। मगर कौन सा स्टॉक आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको मिडिल क्लास, आपने बोला कि मिडिल क्लास इन्वेस्टर यानी एक आम आदमी जो
अपनी सैलरी में से, इनकम में से कुछ पैसे बचाता है और सोचता है कि इसको मैं इन्वेस्ट करूं अच्छी तरह, ताकि मुझे अच्छे रिटर्न मिले, राइट, मेरा फ्यूचर ब्राइट हो, मेरे पास अच्छे पैसे बने, जिसको हम मार्केट की भाषा में बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। अगर उसको हम बोलते हैं संपत्ति सर्जन, यानी कि संपत्ति सर्जन करना है आपको, वेल्थ क्रिएशन करना है, तो आपको हो मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, कोई भी हो, आपका अप्रोच लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कभी भी ब्रेक लग सकती है और घाटा भी हो सकता है, मगर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, लोकल ट्रेन में हमने बोरीवली से बैठे, अगर आपको अंधेरी उतरना है, पीक आवर्स में आप लोकल ट्रेन में बैठे हैं और अंधेरी उतरना है, आप कहाँ खड़े रहेंगे ट्रेन के डिब्बे में? दरवाजे के पास। क्यों? क्योंकि आपको अंधेरी तुरंत उतरना है, अंदर चले गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कौन हो गए? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि आपको जल्दी उतर जाना है, शेयर बेच के जल्दी निकल जाना है। अगर आपको दादर उतरना है तो आप क्या करेंगे? आराम से बैठो, थोड़ा अंदर जाएंगे ना, आप बिंदास जाएंगे अंदर, बराबर है। तो यू आर ए मीडियम टर्म इन्वेस्टर, कि आप कम से कम 3 साल के लिए मार्केट को होल्ड करने के लिए रेडी है। और अगर आपको चर्च गेट उतरना है तो क्या करेंगे? एकदम आराम से मैं बैठ, कहीं से भी घुस के आप अंदर चले जाएंगे, विंडो के पास बैठ जाएंगे या विंडो के पास खड़े रहेंगे, आपको फिक्र नहीं है, क्योंकि आपको एकदम लास्ट स्टेशन पे उतरना है। कुछ भी हो, कितना भी गर्दी हो, यू आर नॉट वरीड। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसा होता है। ओके, हाँ, तो ये सिंपल एग्जांपल है कि मुझे कोई चिंता ही नहीं है। देखो, मैं बीच में उतरने वाला हूं तो मुझे चिंता है, लोग आए लोग उतरे, लोग आए लोग उतरे। अंधेरी उतरने हूं तो मुझे और भी चिंता है, इसलिए मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, क्योंकि मुझे उतरने मिलेगा नहीं तो अगर मैं अंदर चला गया तो ये जो थोड़ी साइकोलॉजी मार्केट की समझ जाए तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का पता चल जाए। अभी आपने ये भी पूछा कि मिडिल क्लास इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए। तो देखो, आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो मार्केट का, तो 10 साल में मोदी गवर्नमेंट, हम यहाँ राजकीय लक्ष्य से बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ही बात कर रहे हैं, बराबर है। तो जो सरकार ने 10 साल में काम किया है वो सबके सामने है। अच्छा, 10 साल में मार्केट जो बढ़ा है, 25,000 से लेके आज 75,000 के ऊपर सेंसेक्स जाके आया, बराबर है। 7-8 निफ्टी से लेके आज निफ्टी 23,000 के ऊपर जाके आया और उसके आसपास ही चल रहा है। और काफ़ी शेयर के भाव हम देखते हैं तो हमारे नज़र के सामने कि 10 साल में क्या हुआ। अच्छा, सिर्फ मार्केट में नहीं, आप ऑल ओवर इकोनॉमी में देखो तो अर्थतंत्र जो अपना है उसका विकास दर कितना बेहतर हुआ है। टुडे, आज की तारीख में इंडिया की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में, यानी कि सबसे तेज चलने वाला अर्थतंत्र भारत का है। इमर्जिंग मार्केट में जो बोलते हैं, इमर्जिंग मार्केट यानी डेवलप्ड कंट्री से अलग थोड़े, जो अभी इमर्ज हो रहे हैं, उसमें इंडिया इज द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं फॉरेन का इन्वेस्टमेंट काफ़ी यहाँ आ रहा है। क्यों? क्योंकि 10 साल में एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक पावरफुल गवर्नमेंट, एक डिसीजन मेकर गवर्नमेंट उन्होंने देखी। आज जो इंडिया को सब इग्नोर कर रहे थे, आज की तारीख में वो इंडिया के सामने देखने लगे, इंडिया आने लगे। इंडिया आज बेचारा नहीं रहा है। हाँ, बेचारा नहीं रहा है। इंडिया इज ए प्राउड कंट्री। लोग फॉरेन से यहाँ पे अलग अलग रीजन से आते हैं, इन्वेस्टमेंट से रीजन से, टूरिज्म के रीजन से। कुछ भी आज इंडिया में हो रहा है डेवलपमेंट तो उसकी ग्लोबल इम्पैक्ट होती है। बराबर है। अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ भी देश में जाते हैं तो उनको हाई रिस्पेक्ट मिलती है। उनको हाई रिस्पेक्ट मिलना यानी एज एन इंडियन हमको भी प्राउड होता है कि हमारे इंडिया को एक रिस्पेक्ट मिल रही है। इंडियन, एज एन इंडियन वी कैन हैव ए प्राउड ऑफ इट। तो ये सिर्फ एक आदमी की वजह से नहीं है, मगर लीडरशिप है, नेता की लीडरशिप है, एक नेता का विजन है, एक पार्टी का विजन है। और सिर्फ वो विजन नहीं है, सिर्फ बातें नहीं है, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, दिख रहा है। बातें करना एक अलग बात है कि गरीबी हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो बातें हैं, वचन है। हाँ, वो तो सब देते हैं पॉलिटिशियन, मगर उसको पूरा करना, निभाना, वो उन्होंने 10 साल में करके दिखाया है। आज उन्होंने इतनी लंबी वो सोच रखते हैं कि 2047 में इंडिया विल बिकम विकसित राष्ट्र, विकसित भारत। तो उनका विजन कहां तक का है? 2047, जब इंडिया की आजादी को 100 साल हो जाएंगे, बराबर है। 5 साल के बाद इंडिया विल बिकम
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यूएस तो मोदी और जी का चाइना तो के टारगेट बाद। है ये। तो ये सब जो विजन के साथ चलना सरकार का, वो लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस देता है, अपने भारतीय लोगों में कॉन्फिडेंस देता है, फॉरेनर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि एक स्टेबल और मजबूत गवर्नमेंट है, तो उनको गवर्नमेंट की पॉलिसी पे विश्वास बैठता है कि ये पॉलिसी बार बार चेंज नहीं होगी, ये पॉलिसी में स्टेबिलिटी रहेगी, ये पॉलिसी इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट करेगी, एनकरेज करेगी। तो ऐसे में लोगों को ये देखना चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट ने 10 साल में क्या किया है, कौन से सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, और जो स्पीच होती है मोदी जी की, और जो भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी की, और वॉट एवर स्पीच गिवन बाय द ऑल द टॉप लीडर्स और टॉप इन्वेस्टमेंट गुरुज जो है इंडिया के बोलो या फिर वर्ल्ड के बोलो, तो वो लोग कहाँ नज़र कर रहे हैं इंडिया पे। तो देखो, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या फास्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इन्वेस्टर कैन थिंक कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट सेक्टर में अच्छी कंपनियां कौन सी है, नाम से नहीं परफॉर्मेंस से अच्छी कंपनियां कौन सी है, उसको मैं साइड में रखूं। जैसे कि मैं देखता हूं, लगता है एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि लार्सन L&T वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, उसका तुम ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो लार्सन ऑलवेज ए ग्रोइंग कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है वो इंडिया की लार्सन। उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, परफॉर्मेंस से देखो, उसके कोटेशन से देखो तो आपको मिलेगा। इस तरह आईटी में आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को देखो, इन्फोसिस को देखो, ऐसी काफ़ी कंपनियां हैं। बैंक में आप स्टेट बैंक को देखो तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है पब्लिक सेक्टर बैंक में, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप ICICI बैंक को देखो, HDFC बैंक को देखो, एक्सिस बैंक को देखो, तो कहाँ से ये कहाँ थे। आप खाली कॉमन सेंस देखेंगे, लड़ाएंगे और देखेंगे ये शेयर का भाव 5 साल के पहले क्या था, 10 साल के पहले क्या था, 2 साल के पहले क्या था और आज क्या है। तो मुझे जजमेंट आ सकता है कि भाई ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एक एग्जांपल आप दे सकते हो कि आप इतने साल से अभी जर्नलिस्ट करके ये क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो एक 20 साल पहले एक कंपनी का शेयर का भाव ये था, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया, तो आज के तारीख में उनका भाव क्या हुआ, एक एग्जांपल दे सकते। देखो, भाव मुझे एकदम से याद नहीं है, मगर ऐसी कंपनियां मैं आपको बता सकता हूं कि जो कहां से कहां पहुंची है। ऐसी कंपनियां जो है उसमें TCS को आप गिन सकते हो, लार्सन को मैं फिर से रिपीट करता हूं, HDFC बैंक को मैं बताता हूं फिर से। देखो, स्क्रीप लोगों को मन में रहता है कि शेयर लेना है, कौन सा शेयर लेना है, हाँ शेयर लेना है, और कौन सा लेना है वो पता नहीं है, इसलिए मैंने पूछा आपको। तो उसका सिलेक्शन ऐसा करना चाहिए कि जैसे हम कोई शॉपिंग मॉल में गए, हमको घर के लिए टेलीविज़न लेना है, या घर के लिए हमको वॉशिंग मशीन लेना है, या हमको बोले फ्रिज लेना है, तो हम क्या करते हैं, काफ़ी पड़े हैं वहाँ पे, शॉपिंग मॉल में गए, बड़े स्टोर में गए, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में, ये आइटम लेनी है, तो हम क्या करते हैं, सब काफ़ी पीस पड़े हैं वहाँ पे, तो हम क्या उसको पीस को देखते हैं, नहीं, ब्रांड देखते, हम ब्रांड देखते हैं। ब्रांड क्यों देखते हैं, क्योंकि वो ब्रांड की एक वैल्यू होती है, उसके एक गुडविल होता है, ब्रांड का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड होता है। आज रिलायंस है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कंपनी धीरे 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 कहाँ से कहाँ पहुंची। टाटा का ट्रैक रिकॉर्ड है, टाटा की एक कंपनी नहीं, टाटा की आप हर कंपनी ले लो, एक दो एक्सेप्शनल हो सकते हैं, मगर टाटा स्टील लो, टाटा मोटर्स लो, बराबर है। तो ये सब आप देखते जाएंगे तो सबके भाव आपको देखेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड ही है। अच्छा, ऐसे काफ़ी ग्रुप है अपने वहाँ, काफ़ी कंपनियां ऐसी है जिनको आप सिंपली ट्रैक रिकॉर्ड, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मुझे ये इसके लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना रिसर्च करना पड़ेगा। अरे भाई, तुम घर का हिसाब जैसे करते हो ना, ये खर्चा सैलरी में से इतना यहाँ, इतना मेंटेनेंस, इतना इलेक्ट्रिक बिल, इतना फ़ोन बिल, इस तरह आप देख सकते हो कोई ये कंपनी। और आज की तारीख में सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जब मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाता था, हाँ, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, पूरा डेटा मिल जाएगा। आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाओ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी वेबसाइट पे जाओ एक्सचेंज की, हर कंपनी की डिटेल, पूरा उसका इतिहास मिलेगा, हर क्वार्टर के रिजल्ट मिलेंगे, कंपनी के हर डेवलपमेंट मिलेंगे, आपको खाली उंगली घुमानी है बस। तो सब अवेलेबल है, आप ऐसा नहीं बोलते मुझे पता नहीं है। आप पहले जब जाते थे BSc में, हाँ, तभी वो
पता नहीं था लोगों को, दूसरे दिन पता चलता था, सेटलमेंट 15-15 दिन के बाद होता था। तो आज की तारीख में इंफॉर्मेशन अपने हाथ में जो मोबाइल है, अभी तो मोबाइल से ट्रेडिंग होता है, 1 क्लिक। आपको ब्रोकर को बोलना भी नहीं पड़ता है फोन करके मेरे इतने शेयर ले, आप खुद ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो, मोबाइल में है। चालू बैठे, आप ट्रेन में बैठे, मोबाइल खोला आपने, 9 बज गए हैं, 9:15, मार्केट खुला, मार्केट कैसा है देखा आपने, लगा अरे इसमें इतना प्रॉफिट होता है, अच्छा, फट करके एक बटन दबाया, आपने बेच लिया, प्रॉफिट आ गया। आपको लगता है मार्केट ये डाउन हुआ है, अरे फट करके बटन दबाया, ये अच्छा शेयर इतना कम हो गया है, लेने के लिए अच्छा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एवरी बिग करेक्शन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जितना बड़ा मार्केट देखो, मार्केट को है ना, मार्केट का नेचर जो है ना बेसिकली, इसलिए हम उसको मार्केट बोलते हैं। उसका नेचर है ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर जाना नीचे आना, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट अगर जाता रहेगा तो उसको कहीं तो रुकना है। तो मार्केट नीचे आने का वजह कुछ भी हो, मगर जब भी मार्केट नीचे आता है और अच्छे स्टॉक नीचे आते हैं ना, तो जो रियल इन्वेस्टर है ना, स्मार्ट इन्वेस्टर, वो खुश होगा। क्यों? बाय करने के लिए, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि अभी ये मुझे बढ़ता ही रहेगा, तो वो सोचेगा ये तो सर कितना महंगा हो गया यार, 500 वाला शेयर आज 1500 हो गया, कैसे बाय करूं मैं। तो उसको डर रहेगा अभी आगे बढ़ेगा कि नहीं। तो ऑलवेज जब भी करेक्शन आता है, हेवी करेक्शन आता है, तो थोड़े थोड़े शेयर लेने चाहिए। आज की तारीख में हमको ये फैसिलिटी है डीमैट शेयर की वजह से कि हम एक शेयर भी ले सकते हैं। तुमको लगता है मेरे पास 4,000 रुपया है, 4,000 रुपया है मेरे पास, तो मैं 1,000 वाला 4 शेयर, एक शेयर ले सकता हूं मैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, बराबर है। ऐसे आप खुद 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर ले सकते हो, काफी शेयर जमा हो सकते हैं धीरे धीरे। इस तरह ये मार्केट में आपको देखना चाहिए। दूसरा, ये गवर्नमेंट का विजन जो है इकोनॉमी आगे ले जाने के लिए, तो वो मोदी की स्पीच सुनो आप। मोदी सरकार के जो मैनिफेस्टो है, उन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे। वो मैनिफेस्टो भी देखेंगे ना आप, थोड़ा सा नज़र करेंगे उसके ऊपर, तो पता चलेगा कि ये सरकार आगे जाके क्या करने वाली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें काफ़ी वो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, होने ही वाला है। नो वे, नो ऑप्शन। अगर आगे बढ़ना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। दूसरा है हाउसिंग सेक्टर, बढ़ाना ही पड़ेगा। तीसरा है रेलवे, बढ़ाना ही पड़ेगा। रोड एक्सपांड करने ही पड़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, एयरलाइंस, टूरिज्म, ये सबको डेवलप करना ही पड़ेगा, उसके बिना चलेगा ही नहीं। इकोनॉमी को अगर हमको हाई ग्रोथ में ले जाना है, तो जो इकोनॉमी को हाई ग्रोथ, जो हमको बोलते हैं कि जो विकास दर है, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बराबर है। तो जीडीपी अपना जो भी है उसको ऊपर ले जाना है, तो ये सब सेक्टर का चलना, इसमें ग्रोथ होना, बैंकों में ग्रोथ होना, फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ होना, ये सब जरूरी है। ग्राम्य सेक्टर जो है अपना, रूरल सेक्टर, वहाँ पे बारिश अच्छा होता है तो अपने वहाँ पॉजिटिव फैक्टर है। बारिश कम होता है तो हमें वहाँ थोड़ी चिंता हो जाती है। तो ये टाइम बारिश की भी मौसम में जो है कि नॉर्मल रेन मानसून होने वाला है, वो अच्छी बात अच्छा है मानसून होने वाला एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर बढ़ा तो उसकी इफेक्ट पूरे अर्बन सेक्टर पे भी होती है। अगर किसान कमाता है तो किसान वो पैसा लगाएगा, बिजनेस में लगाएगा, वो मल्टीपल होता है हर जगह पे। और आज की तारीख में हमारे वहाँ सिर्फ स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है। और मैं तो कहूँगा सीधा स्टॉक मार्केट में जाने से पहले आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू पहले जाना चाहिए। अच्छा, जैसे कि म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आप मिनिमम 500 रुपया से लेके जितना भी आगे ऊपर करना है आप कर सकते हो हर महीने। तो वो ग्रो होते रहता है। वो आप लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा प्रोडक्ट है, तो वो है SIP, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, नाम ही इंडिकेट करता है। इस तरह आप थोड़ा वहाँ एक्सपीरियंस लिया, थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट किया, फिर आप मार्केट को थोड़ा स्टडी करो। ये स्टडी का मतलब ये नहीं है कि मार्केट को मुझे बहुत रिसर्च दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सब मीथ है, ऐसा नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, स्पेकुलेशन करना है, तो आप रिस्क ले रहे हो, उसमें आप कमा भी सकते हो, मगर मार्केट का जो मैथमेटिक्स है वो ये सब बताता है कि उसमें कमाने वाले 2 होते हैं, गंवाने वाले, लॉस करने वाले 8 होते हैं 10 में से। और वो 8 बदलते रहते हैं, वो 2 भी बदलते रहते हैं।
तो दो कमाते हैं, वो हमेशा कमाते ऐसा नहीं है, आज कमा लिया तो कल वो घुमाते भी है। तो वो एक ट्रेडर है और स्पेकुलेटर है। रेशो ये है 8 और 2 का। रेशियो इसमें कभी कभी 7-3 भी होता है, कभी कभी 9-1 भी होता है। मार्केट को इमोशनली नहीं देखना चाहिए, मार्केट को रैशनली देखना चाहिए। हम लोग उसको बोलते हैं, एक टर्म है कि अपनी जो सूझ होती है ना अंदर, सूझ, देखो कोई भी आदमी पढ़ा हो या अनपढ़ हो, उसके पास एक कॉमन सेंस होती है, सूझ बोलते हैं, सिक्स्थ सेंस जो बोलते हैं, वो लड़ाने का, भाई ये शेयर का भाव क्यों बढ़ रहा है, कोई चला रहा है ये शेयर को। क्योंकि मार्केट में ऐसा भी होता है कि जो सिंडिकेट होती है, जो स्पेकुलेटर होते हैं, वो आर्टिफिशियली मार्केट को चलाते हैं, शेयर को चलाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसको इतना खींचना है ऊपर, 10 वाला शेयर, 5 वाला शेयर वो खींचते हैं। लोग देखते हैं कि ये भाव रोज बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, रोज इसको सर्किट लग रही है, तो लोग अट्रैक्ट होते जाते हैं। 15 का 20 हुआ, 20 का 25 हुआ, 25 का 35 हुआ, तो वो लोग को लगता है यार ये तो बढ़ रहा है भाव। फिर मार्केट में वो लोग रूमर्स फैलाते हैं, ये जो सिंडिकेट होती है। और एक लूज शेयर है, एक वीक शेयर है, एक वीक कंपनी है, उसको वो लोग खींचते हैं भाव को। तो जो लोग को पता नहीं होता है, जो नए लोग हैं, जो समझते नहीं है मार्केट की ये चालाकी, वो इन्वेस्ट करने लगते हैं। जैसे वो लोग ऊंचे भाव में, यानी 35 में एंटर हुए, 25 में एंटर हुए, 40 में एंटर हुए, वो जैसे जैसे एंटर होते जाते हैं, क्योंकि वो भाव बढ़ता है, वो सिंडिकेट ने फिक्स किया होता है कि हम लोग यहाँ से निकलना शुरू करेंगे, तो भाव बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 100 के आसपास। ये होता है मार्केट में, एकदम नॉर्मल प्रैक्टिस है ये, लोगों को पता नहीं चलता है। जैसे वो लोग, उन लोग ने तय किया है कि लिमिट पे आ गया, तो वो जो स्मार्ट लोग हैं, जिन्होंने ये सिंडिकेट बनाया और भाव खींचा है ऊपर, वो लोग निकलना शुरू करते हैं धीरे धीरे धीरे, प्रॉफिट करके, प्रॉफिट बुकिंग, और फिर वो अटक गए। तो जो हाई रेट में अटक गए ना, वो अटक गए, लॉस। फिर उनके पास एक ही चारा रहता है, पकड़ के रखो, आगे भविष्य में चलेगा तो ठीक है, या फिर मैंने एंट्री ली है 75 में और अभी ये भाव हो गया 25, तो मैं 50 रुपये का लॉस बुक कर दूं। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं मानता हूं कि मार्केट में ऑलवेज सिलेक्टिव बनना चाहिए। सिलेक्टिव यानी पसंदीदा, चुनिंदा शेयर पसंद करो। अभी आपको सोचेंगे, मैंने बताया पहले कि भाई शेयर लेना है तो कौन सा शेयर लेना है, वो सवाल है। और मैं बोलता हूँ सिलेक्टिव स्टॉक्स लेना है तो कौन सा लेना है, ये सवाल आएगा, बराबर ना, कि आपने। तो इसकी पसंदगी हमको कैसे करना है, जो हमने ब्रांड की बात की, तो इसकी पसंदगी हमको करना है कि जो सेंसेक्स में 30 स्क्रिप्ट्स है, हाँ, निफ्टी में 50 स्क्रिप्ट्स है, हाँ, या 50 कंपनियां, यहाँ पे 30 कंपनियां, इस तरह ए ग्रुप की कंपनियां हैं। अभी ये लोग सेंसेक्स में क्यों है, ये स्क्रिप्ट ही क्यों सेंसेक्स में है, ये 30 स्क्रिप्ट ही क्यों सेंसेक्स में है, ये 50 क्यों निफ्टी के अंदर है, और ये कंपनी, सिर्फ ये कंपनी ए ग्रुप में क्यों है, 200-250 कंपनी जो भी है ए ग्रुप में, ऐसे ग्रुप क्यों बनाए हैं। तो ये आपको इंडिकेट करते हैं कि ये ए ग्रुप में है क्योंकि ये A1 कंपनी है, ये सेंसेक्स में है, और पीछे से सेंसेक्स में है, तो वो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसलिए उसको सेंसेक्स में एंट्री मिली है। उसका मार्केट कैप होता है, उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होता है, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, 1 साल का नहीं, कुछ साल का होता है। सब कुछ देखने के बाद उसको सेंसेक्स में एंट्री मिलती है। और बाद में ग्रुप तो ए ग्रुप तो है, हाँ, बराबर है। फिर इस तरह निफ्टी में भी इसी तरह नॉर्म्स होते हैं, उसके बाद उसको निफ्टी में एंट्री मिलती है। वो जो नॉर्म्स के नीचे गए तो निफ्टी में से बाहर भी निकलना पड़ता है उसको, कंपनी का परफॉर्मेंस एकदम बिगड़ गया और उसके जो नॉर्म्स के नीचे चले गया, क्राइटेरिया के नीचे, तो एग्जिट भी होता है और उसकी जगह पे नई कंपनी आती है, मगर 50 रहती है। तो मेरा सिंपल फंडा ये है कि आपको स्टॉक्स, अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करना है, और आपको पता नहीं है, आपको किसी पे विश्वास नहीं है, या आप कोई अच्छा एडवाइज़र आपके पास नहीं है, तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि मैं टीवी लेने, फ्रिज लेने जाता हूं तो मैं ब्रांड पसंद करता हूं, ड्यूरेबिलिटी देखता हूं, कंपनी का, जो कंपनी वो फ्रिज या टीवी बनाती है उसका मैं ट्रैक रिकॉर्ड सुनता हूं, जानता हूं, उसके हिसाब से मैं ऐसे स्टॉक लूँगा जिसका मैंने सालों से नाम सुना है। नाम सुना ऐसा नहीं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है जो मेरे सामने है। जैसे मैंने बताया लार्सन, टाटा की कंपनियां, तो ये सब ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियां, अवेयरनेस के बारे में, और सेंसेक्स में है वो, ताकि वो
उसको एंट्री इसलिए मिली है कि वो मजबूत कंपनी है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को ही पसंद करना है आपको मार्केट को नहीं देखना है। देखो दो चीज़ है कि लोग मार्केट को देखते हैं कि बाजार क्या लग रहा है, एक ये चीज़ हुई, दूसरा है स्टॉक्स में क्या लग रहा है। तो आपको क्या देखना है, मार्केट को तो बहुत पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं। कल को वॉर हो गया तो मार्केट डाउन हो जाएगा। बीच में हुआ था रशिया यूक्रेन, फिर ये इजराइल हमास का हुआ तो मार्केट डाउन हो गया। यूएस में कुछ प्रॉब्लम खड़े हो गए, इसकी इकोनॉमी डाउन होने लगी तो मार्केट ग्लोबल इफेक्ट, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट अभी कॉमन हो गया है। इंडिया ऐसी मार्केट है जिसके ऊपर ये जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट कम हुई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि इंडिया की खुद की मार्केट और खुद की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है इसलिए। और आज की तारीख में 15 करोड़ डीमेट अकाउंट है। हाँ, मुझे यही पूछना था अवेयरनेस के बारे में। हाँ। इतनी जनसंख्या इंडिया की बड़ी है, एक नंबर पे देश है हमारा, राइट, पूरे विश्व में। तो डीमेट अकाउंट कितने हैं इंडिया में? 15 करोड़ डीमेट अकाउंट करीबन है, यानी 15 करोड़ इंडिविजुअल जो डीमेट अकाउंट है वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं डीमेट अकाउंट खोलने के बाद इन्वेस्टमेंट किया फिर बैठे रहे। कुछ लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट किया फिर ले बेच करते रहते हैं, बाइंग सेलिंग। वो इन्वेस्टर भी है, उसको ट्रेडर भी कहा जाता है, जो रोज या हर मिनट घंटे में बाय सेल करते हैं। दे आर ट्रेडर, मगर वो होशियार है, उनको निकलना आना, अंदर एंट्री एग्जिट उनको पता है। तो वो मार्केट को समझने वाले और रिस्क टेकर है, उनको पता है मुझे कितना रिस्क लेना है। ऐसे मार्केट में फैसिलिटी भी है कि आप मशीन को बोल देते हो कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो वो स्टॉप लॉस पे आप इतना लॉस करके निकल गए, आगे लॉस होगी ही नहीं क्योंकि आपने स्टॉप लॉस का बटन दबा के रखा है। और रेट बस वहां आपको ज्यादा लॉस नहीं होगी क्योंकि आपने वहां पे स्टॉप कर दिया। चलो मुझे ये शेयर में 5 रुपए की लॉस हुई, मैंने 100 शेयर लिए थे तो मेरे 500 रुपये मेरे आज के गए। इस तरह होता है और प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। तो जो आप पूछते थे कि सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में मैंने जो बताया फंडामेंटल पे ही मार्केट 3 वजह से चलता है। एक फंडामेंटल, दूसरा है सेंटिमेंट, जो बोलते हैं मूड। आदमी का मूड कैसा होता है उसके हिसाब से आदमी खुश है या दुखी है। सुबह घर से निकलता है तो उसका मूड कैसा है उसके ऊपर उसका मूड रहता है, बराबर है। तो वो खुश रहेगा, मूड अच्छा है तो वो खुश रहेगा, बराबर है। खुश रहेगा तो दूसरों को भी वो देखेगा अरे सब खुश है। वो उदास रहेगा तो उसका मूड उदास है, बराबर। इस तरह दूसरा फैक्टर है सेंटिमेंट, फर्स्ट है फंडामेंटल, तीसरा है लिक्विडिटी, अच्छा, यानी कि प्रवाहिता। हमारे पास लिक्विडिटी ज्यादा है, अगर जेब में पैसे ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, अरे खर्चो यार बिंदास, चलो पिक्चर देखो, आइसक्रीम खाओ, ये थोड़ा शॉपिंग करो, बराबर है। इस तरह लोगों के पास जब पैसा बढ़ जाता है ना, लोगों के पॉकेट में इतना पैसा बढ़ता है कि उसको लगता है मेरा घर तो चल गया, अभी मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इसको लग्जरी में यूज कर सकता हूँ, चाहे मैं कार लूँ, नया फ्लैट लूँ, या मैं एक्सपेंसिव कोई चीज लूँ, या फिर मैं उसको इन्वेस्टमेंट में लगाऊँ। तो लिक्विडिटी जितनी अच्छी होती है उतना मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है, तो मार्केट में टर्नओवर भी बढ़ता है, लोगों का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते रहता है। और आज की तारीख में अपनी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर धीरे धीरे सबको रियलाइज़ हो रहा है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न अच्छा मिलता है अगर हम ठीक से इन्वेस्टमेंट करें, बराबर है। दूसरा, लोग म्यूचुअल फंड में भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड का पैसा भी, सारा पैसा तो नहीं मगर काफ़ी पैसा जो इक्विटी स्कीम में आया है वो सब अल्टीमेटली मार्केट में आता है। मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका बेनिफिट म्यूचुअल फंड को मिलता है, म्यूचुअल फंड की स्कीम को जो बेनिफिट मिलता है उसका बेनिफिट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को मिलता है। तो ये पूरा साइकिल है। तो अपनी इंडियन इकोनॉमी जिस तरह ग्रो कर रही है और जिस तरह ऑप्टिमिज्म है कि ये और भी बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल अपने मोतीलाल ओसवाल ग्रुप जो है उसके चेयरमैन है रामदेव अग्रवाल, उन्होंने अभी प्रिडिक्शन किया है, वो स्टडी बेस्ड प्रिडिक्शन है, कोई हवा में या ज्योतिष शास्त्र नहीं है, कि 75,000 वाला सेंसेक्स अगले 5 से 10 साल के अंदर 1.5 लाख हो जाएगा। अभी उनका एक स्टडी है, रिसर्च है, उनके, हमको सिर्फ नाम पे नहीं जाना है। मगर आप देखो कोविड के टाइम यानी 2019 में सेंसेक्स क्या था, 19-20
कोविड आया तभी सेंसेस किया था, मार्केट कितना नीचे चला गया था। और फिर उसके बाद जब लोग घर पे बैठ गए और लोगों ने सोचा घर पे बैठ के भी तो काम ही नहीं है, लॉकडाउन है, तो उस टाइम में ज़्यादा इन्वेस्टर मार्केट में आए हैं। और उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस आता गया तो डीमेट अकाउंट आप बढ़ते हैं। 2019 से 24 तक देखो तो मेजॉरिटी डीमेट अकाउंट इस 5 साल में बढ़े हैं। लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, लोगों का इन्वेस्टमेंट मार्केट में बढ़ता गया है। मार्केट में लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की मैच्योरिटी भी बढ़ती गई है। पहले कुछ थे लोग में मार्केट में कि भाई सिर्फ गुजराती इन्वेस्टमेंट करते हैं, या सिर्फ मारवाड़ी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, या सिर्फ जिसके पास बहुत पैसा है वो लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज ऐसा नहीं है। आज छोटी इनकम वाला भी मार्केट में या म्यूचुअल फंड में मिडिल इन्वेस्टमेंट क्लास करता है। तो मेरी सलाह लोगों को यही है कि मार्केट आपको संपत्ति देता है कब? जब आप मार्केट को अच्छा समय दो। अच्छा समय यानी लॉन्ग टर्म समय दो। आप ग्रीडी मत बनो कि मैं फटाफट पैसा कमा लूँ, मैं रातों रात पैसा कमा लूँ, मुझे 1 महीने में या 10 दिन में डबल हो जाना चाहिए। ऐसे बनेंगे तो आप मेजॉरिटी पैसा गवाएंगे। बराबर। मगर आप मार्केट को टाइम देंगे तो आप मार्केट में पैसा अच्छी तरह बना सकते हो। टाइम दो। और मार्केट में टाइम देने के लिए अलावा जो मैंने इंसिस्ट करता हूँ कि आप सिलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी कंपनी में। मार्केट यानी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना ऐसा नहीं समझना है। मार्केट यानी शेयर बाजार में जो अच्छी कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। मैं जब लार्सन का शेयर ले रहा हूँ तो मैं लार्सन में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। लार्सन का शेयर मार्केट में बढ़ेगा और मुझे फायदा होगा वो बात अलग है, मगर मेरा विश्वास किसके ऊपर है? लार्सन पे है। तो लार्सन का भाव घट भी गया क्योंकि मार्केट घट गया है अलग रीजन से, उसका इफेक्ट तो मुझे उसका डर नहीं है क्योंकि लार्सन फिर से आगे बढ़ेगा, बढ़ने वाला है। हाँ, तो जब ऐसा लगता है कि मार्केट में अच्छी कंपनी का भाव डाउन जा रहा है तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फिर से मिली, उसको मैं फिर से थोड़ा बाय कर लूँ कम रेट में। अभी वैल्यूएशन डाउन हो गया है और उसको मैं अपने पोर्टफोलियो में जमा करता रहूँ। तो ये एक्यूमुलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छे शेयर्स का, अच्छे स्टॉक्स को जमा करते रहने का। मैंने बताया ना कि 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, जितनी भी आदमी का बजट है, उसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और टाइम होल्डिंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप जमा करो। अभी लास्ट बात मैं जो बोलने जा रहा हूँ कि 4 जून को रिजल्ट आएगा। हाँ, अभी कुछ भी हो सकता है ऐसी टर्म है। मोस्टली पॉजिटिव होगा, मगर फिर भी मार्केट को प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। और जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट गुरु भी जो है ना, वो भी खुद एक्सेप्ट करते हैं कि नोबडी कैन प्रिडिक्ट मार्केट। एक, नोबडी कैन प्रिडिक्ट द टॉप ऑफ द इंडेक्स। टॉप क्या बनेगा वो भी नहीं कोई प्रेडिक्ट कर सकता, और बॉटम क्या बनेगा ये कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है, धारणाएं कर सकता है। ताकि आप ये समझो, इन्वेस्टर जो कॉमन है उसको ये समझना है कि मुझे पेपर में आ गया उसको एकदम से सच मान लेना 100% नहीं, टीवी में सुन लिया उसको 100% सच मान लिया नहीं। सुनो, पढ़ो, मगर दिमाग अपना लड़ाओ कि मुझे क्या करना है, मेरी कैपेसिटी कितनी है, मुझे स्पेकुलेशन करना है नहीं, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो मुझे स्लो स्लो जाना है, स्लो अच्छे शेयर जमा करना है। 4 जून को मार्केट रिजल्ट एक्सपेक्टेड आया, अच्छी सीट मिल गई गवर्नमेंट को, तो मार्केट में तूफान हो सकता है, यानी कि ग्रो बड़ा एकदम तेजी से दौड़ेगा मार्केट, ऐसा हो सकता है। और बीच में लोग प्रॉफिट करने भी आएंगे तो करेक्शन भी होगा, क्योंकि समझने वाले ऐसा नहीं है कि वो करते ही रहेंगे हाई वैल्यूएशन में। बराबर नहीं, अभी ये 75,000 में लोगों को लग भी रहा है कि मार्केट बहुत महंगा हो गया है, एक शेयर का बहुत महंगा हो गया है। जैसे डिमांड सप्लाई लागू होता है, बराबर पैसा मार्केट में ज़्यादा आता है ना, तो सस्ता शेयर भी महंगा हो जाता है। मगर वो महंगा शेयर अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, मैं 5 साल के ले रहा हूँ, तो मेरे लिए अभी ये सस्ता है, क्योंकि 5 साल के बाद ये और भी महंगा हो जाने वाला है। तो मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन द मार्केट।
आई हैव टू सी द स्टॉक्स एंड वैल्यूएशन, और थोड़ा थोड़ा स्टडी जरूरी है। और आंख बंद करके ये टिप्स कल्चर में नहीं पड़ना है। मार्केट में लोगों को फंसाने के लिए टिप्स कल्चर बहुत चलता है। मार्केट में जो स्पेकुलेटर होते हैं वो अफवाहें बहुत चलाते हैं। आजकल बहुत से ऐसी इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, जिसके बारे में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो अपना रेगुलेटर है, सेबी ने क्वेश्चन भी किया है, आरबीआई ने भी सबको चेतावनी दी है कि इनकी बातों में आके आप फंसो मत। जो गारंटेड रिटर्न देने की बात करते हैं, डबल मनी करने की बात करते हैं, ऐसी लालच में, ग्रीडीनेस में आप फंसो मत। आप अपनी विवेक बुद्धि जो बोलते हैं, मराठी में भी एक शब्द है विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि को लगाओ, लालच में न पड़ो और अच्छी तरह सोच समझ के समय देकर इन्वेस्टमेंट करो। आपका वेल्थ क्रिएशन होगा ही होगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, आज जय जी हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी बातें उन्होंने समझाई, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। थँक यू। आमचा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि आमचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.